दोस्तों नमस्कार। मैं एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे विषयों पे ट्रेनिंग दूंगा। जिसमें सबसे पहले मैंने चूज़ किया है प्रपोजल फॉर्म। हम सबसे पहले 300 प्रपोजल फॉर्म के बारे में जानकारी लेते हैं और उसको कैसे भरा जाता है। मैं सभी कॉलम्स को आपको डिटेल में समझाऊंगा, किस कॉलम की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसे भरना ज़रूरी है और क्यों हम इसको ढंग से भरें ताकि हमारा आने वाले टाइम में क्लेम रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, हर एक फॉर्म के ऊपर आप देखेंगे यहाँ प्रपोजल फॉर्म पे एक नंबर लिखा है जो बताता है कि यह फॉर्म नंबर 300 है। 300 फॉर्म हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे प्रपोजल की उम्र 18 साल एंड अबव की होगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपके डिवीज़न कोड आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ब्रांच का कोड लिख सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो 2 नंबर में आपको अपने एजेंट कोड और एजेंट का नाम लिखने की जगह दी हुई है। यहाँ पे अपने अपने एजेंट कोड और एजेंट का नाम लिख देना है। यहाँ पे अगर आपने ब्रांच में एडवांस पैसा जमा किया है तो वहाँ पे कितनी अमाउंट जमा की है, उस बीओसी का नंबर क्या है और कितनी डेट को आपने जमा की है, वो यहाँ इस कॉलम में आपने भर देना है ताकि प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट होने में कोई दिक्कत ना आए। यह प्रपोजल फॉर्म कई सेक्शंस में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1, जिसमें हम लाइफ एश्योर्ड की डिटेल्स मांगते हैं। लाइफ एश्योर्ड नेम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, यह इसके लिए खाली जगह दी हुई है। आपने इसको नीचे नहीं भरना है, नीचे फादर नेम भरना है। कई एजेंट्स गलती करते हैं जो फादर नेम के सामने ही लाइफ एश्योर्ड का नाम लिख देते हैं। अब इसके नीचे आप देखेंगे यह मदर नेम लिखने की जगह है। इस प्रपोजल फॉर्म और पुराने प्रपोजल फॉर्म में बहुत डिफरेंस है, तो दोस्तों फॉर्म भरते हुए बड़ा ध्यान रखना है आपने। आप अगर यहाँ देखेंगे तो यह रिवाइज्ड प्रपोजल फॉर्म है जो 2019 में अप्रूव्ड हुआ था, हम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपना ईयर भी चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन सा प्रपोजल फॉर्म आपके हाथ में इस समय है। अब यहाँ देखेंगे चौथे नंबर में कि हम किसकी पॉलिसी कर रहे हैं, अगर वो मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है। LIC ने थर्ड जेंडर की पॉलिसी करना स्टार्ट कर दिया है। नंबर 5 में पूछा गया है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। अगर हम जेंट्स की पॉलिसी कर रहे हैं तो हमें उसकी वाइफ का नाम लिखना है। अगर हम लेडी की पॉलिसी कर रहे हैं तो हमें उसके पति का नाम लिखना है। यहाँ जिसकी पॉलिसी हो रही है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी इसमें उम्र कितनी है, यह उम्र नियर बर्थडे में लिखनी है, लास्ट बर्थडे में नहीं लिखनी है। नियर बर्थडे का मतलब आप लोगों को पता होगा, अगर कोई 25 साल 6 महीने 15 दिन का है तो उसे हम 26 साल का मानेंगे। 6 महीने से ऊपर होने में उसकी उम्र ऊपर वाली ईयर की ही मानी जाती है। नंबर 9 में उसकी प्लेस ऑफ बर्थ भरनी है। उन्होंने एज प्रूफ में क्या सबमिट किया है। LIC में बहुत सारे एज प्रूफ मान्य हैं, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट जॉब का आई कार्ड। तो जो भी एज प्रूफ दिया है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उनकी इस समय नेशनलिटी क्या है और सिटीजनशिप क्या है। बहुत सारे प्रस्तावक हो सकते हैं कि वो डुअल सिटीजनशिप ले रखी हो, तो आपने दोनों डुअल सिटीजनशिप को यहाँ मेंशन करना है। कॉलम नंबर 13 में इस समय का उनका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस भरना है। यह कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस आपकी परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट भी हो सकता है। इन केस अगर आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है और परमानेंट एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस को मेंशन ना करते हुए आप यहाँ पे सेम एज अबव लिख सकते हैं। अगर हम 15 नंबर कॉलम में आते हैं, हम देखते हैं कि वो रेजिडेंट इंडियन है या NRI है या FNIO है या वो OCI है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उसका रेजिडेंट स्टेटस यहाँ पे भरना है। उसके नीचे अगर वो NRI, FNIO या OCI है तो हमने विदेश में उसका क्या एड्रेस है वो उस एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करना है। कोई रेजिडेंट इंडियन है तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्या वो इनकम टैक्स पे करता है, तो येस और नो में आंसर देना है। हम Y और N लिख सकते हैं। अगर वो इनकम टैक्स पे करता है तो हमें पैन नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि उन्हें ID प्रूफ में हमें क्या दिया है, उस ID प्रूफ का नंबर क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। यहाँ 4 नंबर में हमने मेंशन करना है एड्रेस प्रूफ में हमें क्या दिया है। LIC में एड्रेस प्रूफ के रूप में बहुत सारी चीज़ें मान्य हैं, जैसे कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और आपकी यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में जैसे मोबाइल का बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सभी बिल्स दिए जा सकते हैं। साथ साथ पासबुक भी दी जा सकती है, बशर्ते उसके अंदर विदिन 3 मंथ की कोई ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे प्रपोजर अपना GST नंबर मेंशन कर सकता है और CKYC नंबर अगर उसे इशू है तो वो भी यहाँ मेंशन किया जा सकता है।
यहाँ पे हम प्रपोजल के ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल देंगे, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट में उसका ऑक्यूपेशन क्या है, हो सकता है वो बिजनेस करता हो या जॉब करता हो, या कुछ लोग अनअर्न्ड इनकम भी कमाते हैं, जैसे कि रेंटल इनकम या किसी ब्याज से इनकम आ रही हो, एफडी से कोई इंटरेस्ट आ रहा हो, तो उसको हमें यहाँ मेंशन करना है। 3 नंबर में हमने सोर्स ऑफ इनकम मेंशन करना है। हो सकता है हम किसी हाउसवाइफ की पॉलिसी कर रहे हो तो हमने सोर्स ऑफ इनकम में हस्बैंड इनकम लिखना है। अगर हम किसी मेजर स्टूडेंट की पॉलिसी कर रहे हैं तो हमने उस यहाँ पे लिखना है पेरेंट्स इनकम। अगर वो जॉब करते हैं तो उनके एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी वहाँ पे उनको क्या दी गई है उसको मेंशन करना है, कितने समय से वो सर्विस कर रहे हैं और उनकी एनुअल इनकम कितनी है। सर्विस को मेंशन करने से हुए आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है उन्होंने अभी अभी जॉब चेंज की हो। अगर उन्होंने प्रीवियस एम्प्लॉयर को छोड़ते हुए और नई जॉब ज्वाइन करते हुए बीच में 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ है तो वो पुरानी सर्विस को भी हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर उसका ये है और प्रीवियस एम्प्लॉयर उसका दूसरा था, और उसको हम मेंशन कर देंगे कि उसने प्रीवियस एम्प्लॉयर को कब छोड़ा है, ताकि क्लेम के टाइम पे हमसे पॉलिसी करने से लास्ट 3 ईयर्स की लीव रिकॉर्ड का जो डिमांड की जाती है उसको हम जस्टिफाई कर पाएँ कि इस एम्प्लॉयर के पास हमें कितने समय तक के लीव रिकॉर्ड मिलेंगे और उससे पिछले एम्प्लॉयर के साथ हमें कितने साल के लीव रिकॉर्ड मिलेंगे। अगर हमारा प्रपोजल किसी डिफेंस फोर्स में है, डिफेंस फोर्स से मतलब सीधा है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमारा प्रपोजल आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है तो हमने उसकी विंग मेंशन करनी है, उसकी रैंक मेंशन करनी है, उसकी रैंक मेंशन करनी है, साथ साथ उसका लास्ट मेडिकल कब हुआ था और मेडिकल में उनकी कैटेगरी क्या दी थी। नॉर्मली डिफेंस फोर्सेस में जो मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल कैटेगरी है वो है A1। इन केस अगर उनकी मेडिकल कैटेगरी डाउन हुई है तो उनकी किस डेट को वो मेडिकल कैटेगरी डाउन हुई है उस डेट को मेंशन करना है। अगर हमारा प्रपोजल डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड नहीं है तो हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके मेंशन कर देना है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है अगर उसका व्यवसाय किसी विशेष जोखिम से संबंधित है। जोखिमपूर्ण ऑक्यूपेशन किस तरीके से होते हैं? हो सकता है वो किसी हॉबी की वजह से कोई खतरनाक एक्टिविटियाँ करता हो, जैसे कि कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, या वो किसी कोयले की खान में काम करता हो, या हो सकता है किसी माइनिंग वाली जगह पे काम करता हो। तो अगर उसका ऑक्यूपेशन कोई जोखिमपूर्ण है तो हमने उस ऑक्यूपेशन के बारे में फुल डिटेल देनी है, और LIC उस रिस्क की वजह से उसमें एक्स्ट्रा PM यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि अगर हमारे प्रपोजल के खिलाफ किसी भी न्यायालय या किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर या उसका डिसीजन हुआ है तो हमने उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी देनी है। अगर हमारा इस तरीके का कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो हमने यहाँ पे नो लिख देना है। यहाँ एक तीसरे कॉलम के बारे में आपको बहुत ज़रूर जानना चाहिए। यहाँ पूछा जाता है कि हमारा प्रपोजल पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या नहीं। बहुत सारे हमारे एजेंट्स डाउट में रहते हैं कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो होता है जिससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेता रहता हो, जैसे कि विधायक हो या कोई नेता हो, वो चुनावी रैलियों में भाग ले रहा है तो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन होगा। इसीलिए यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए यहाँ गाइडलाइंस दी गई है। एज पर RBI गाइडलाइन, PP आर द इंडिविजुअल्स हु आर और हैव बीन इंटरेस्टेड विद द प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस इन अ फॉरेन कंट्री। यानी कि फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने कोई उस तरीके के कार्य किए हों जो सार्वजनिक हों, यानी देश से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करने गए हैं, तो इसमें मिलिट्री पर्सन्स भी आते हैं। और हो सकता है किसी नेता ने या किसी सरकारी अफसर को ऐसी कोई ड्यूटी दी गई हो कि विदेश जाके उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, उनको हम PEP की कैटेगरी में रखेंगे। हो सकता है हमारा प्रपोजल उस ऐसी किसी PEP कैटेगरी वाले पर्सन्स की फैमिली का मेंबर हो, तब भी हमें उसे यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसे सारे केसों को सेंट्रल ऑफिस पास करता है, उसके लिए स्पेशल MHR भरी जाती है। ऐसे MHR को मिनिमम ब्रांच मैनेजर ही भर सकते हैं या उनसे ऊपर की रैंक का ही कोई अधिकारी भर सकता है। ऐसे सभी केस सेंट्रल ऑफिस से पास किए जाते हैं। दोस्तों, इस कॉलम में पूछा गया है कि लास्ट 3 इयर्स के अंदर कोई पॉलिसी लैप्स हुई है या सरेंडर हुई है। यह पॉलिसी जरूरी नहीं है कि उसने LIC से अदर इंश्योरेंस से भी पॉलिसी खरीदी है, तो उसको भी हमने यहाँ मेंशन करना है। साथ साथ अगर यह स्पेस उसकी सारी पॉलिसियों को मेंशन करने के लिए काफ़ी नहीं है तो इसी फॉर्मेट में हमें अलग पेज पे एक फॉर्मेट बनाना है
जिसमें हम उसकी सारी पॉलिसियों को मेंशन कर पाएँ, लेकिन उस पेज पे भी हमें प्रपोजर से सिग्नेचर कराने होंगे। अगर उसकी कोई पॉलिसी लास्ट 3 ईयर के अंदर लैप्स हुई है, तो जब तक उस पॉलिसी को वो स्टार्ट नहीं कराता है, हम उसको नई पॉलिसी इशू नहीं कर सकते, या उस लैप्स पॉलिसी को स्टार्ट नहीं कराना चाहता है तो एक जस्टिफाइड आंसर देगा, तभी हम नई पॉलिसी उसके साथ कर सकते हैं। यहाँ हमने उसकी एग्जिस्टिंग सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को मेंशन करना है। हो सकता है वो पॉलिसी LIC की बजाय उन्हें प्राइवेट से भी ली हो, तब भी हमने उनको यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पॉलिसी नंबर मेंशन देना है। यहाँ पे उसका नेम ऑफ द इंश्योरर, यानी कि LIC के अलावा भी अगर है तो उसकी ब्रांच और डिविजन्स को हमने यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे उसने कौन सा प्लान लिया है और क्या उसकी टर्म है। अगर LIC के प्लान और टर्म है तो उसके नंबर होते हैं, हमने प्लान नंबर लिख देना है। यहाँ पे हमें उसका सम एश्योर्ड मेंशन करना है, कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर टर्म राइडर दिया गया है, क्रिटिकल इलनेस राइडर दिया गया है, या एक्सीडेंटल राइडर दिया गया है या नहीं, उसको हमने येस और नो के रूप में यहाँ पे अंकन करना है। उस पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी, उस पॉलिसी की डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या थी, अगर वो पॉलिसी लास्ट रिवाइवल हुई है तो कौन सी डेट को रिवाइवल हुई है। इस रिवाइवल की डेट को आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर कोई पॉलिसी LIC में 25 महीने के अंदर रिवाइव हुई है तो वह पॉलिसी इस नई पॉलिसी के साथ रिस्क कवर के लिए काउंट की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग उसके मेडिकल चेकअप होंगे। अगर उसकी कोई पॉलिसी ऑर्डिनरी रेट के अलावा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे ली गई है तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अगर उसके ऑर्डिनरी रेट हैं तो हमने यस लिख देना है। अगर उसके एक्स्ट्रा प्रीमियम लगे थे लास्ट पॉलिसी में तो उस पॉलिसी जो हमने जिसके बारे में हम भर रहे हैं वो पॉलिसी मेडिकल ग्राउंड पे इशू हुई थी या नॉन मेडिकल ग्राउंड पे इशू हुई थी, वो पॉलिसी इन फोर्स है या लैप्स है, उसे मेंशन करना है। अगर उसकी पॉलिसी लैप्स है तो हमने लास्ट FUP मेंशन करनी है। अगर उसकी पॉलिसी सरेंडर कर दी है तो इस पॉलिसी नंबर के साथ हमने सरेंडर की डेट भी लिखनी है कि कितनी तारीख को सरेंडर की गई थी। इसके अलावा LIC पूछती है कि अगर हमने LIC के ही किसी अन्य कार्यालय में कोई प्रपोजल अभी तक दिया है जो कि या तो वापस ले लिया गया या उसको डिफर्ड किया गया, यह डिफर्ड डिवीज़न या ब्रांच की तरफ से हो सकता है, या ड्रॉप किया गया, डिक्लाइन किया गया हो सकता है। LIC ऑफ इंडिया ने वह आपका प्रपोजल कैंसिल कर दिया हो या उस पॉलिसी को करने से मना कर दिया हो, तो उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हमने यहाँ पे नो मेंशन करना है। अगर कोई पुरानी पॉलिसी हमारी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे पास हुई है या लीन लगा है, लीन का मतलब होता है हमारा अंडरराइटर कुछ स्पेशल कंडीशंस पे पुरानी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है, तो उसको हमने यहाँ मेंशन करना है, अदरवाइज हम यहाँ पे नो लिख देंगे। अगर हमने कोई पॉलिसी विद इन 1 ईयर कॉर्पोरेशन को वापस कर दी गई है जो आपको पसंद नहीं थी, यानी कि आपने कोई पॉलिसी कूल ऑफ कराई है, तो उसको हमें यहाँ मेंशन करना है, अदरवाइज हमने यहाँ पे लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा इस पॉलिसी के अंदर नॉमिनी कौन बनेगा। अगर नॉमिनी हमारा माइनर होता है तो हमने इसके अंदर अपॉइंटी का नाम डालना है, उसकी उम्र लिखनी है और एड्रेस लिखना है। ये नॉमिनी जरूरी नहीं है कि आप एक बनाओ, इसलिए कई कॉलम दिए गए हैं, आप जॉइंट नॉमिनेशन कर सकते हैं। आप नए फॉर्म में देखेंगे कि यहाँ नॉमिनी के शेयर परसेंटेज को मेंशन किया जा सकता है। आप इनकेस 2 नॉमिनी बना रहे हो तो आप उनकी परसेंटेज को 70-30, 50-50, 40-60 किसी भी रेशियो में आप मेंशन कर सकते हैं। हमने नॉमिनी का नाम लिखना है, उसकी परसेंटेज लिखनी है, एज लिखनी है और उसका लाइफ प्रपोज के साथ क्या रिलेशन है वो लिखना है। इन केस अगर उम्र 18 साल से नॉमिनी की कम है तो हमने हर ऐसे माइनर नॉमिनी के लिए एक अपॉइंटी यहाँ पे मेंशन करना है और उस अपॉइंटी के सिग्नेचर होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पे उसके सिग्नेचर नहीं है तो अपॉइंटी को इनवैलिड माना जाता है और ऐसे केस में उस नॉमिनी को ओपन टाइटल केस में मेंशन किया जाएगा। जब तक वो मेजर नहीं होगा उसके पैसे लेने के लिए अपॉइंटी ऑथराइज नहीं होगा। यहाँ पे हमने नॉमिनी की ID प्रूफ मेंशन करनी है। अभी यह ID प्रूफ लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ID प्रूफ कंपलसरी हो सकता है। ये हमने लाइफ अप्रोच की रिलेटेड उसका जो बैंक अकाउंट है उसको मेंशन करना ज़रूरी है। हर पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर के बैंक डिटेल डालना कंपलसरी है। आप इसके लिए कस्टमर से कैंसिल चेक ले सकते हैं या उसकी पासबुक का फ्रंट पेज भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का मोबाइल नंबर लिखने की जगह है और साथ साथ ईमेल ID देने की जगह है और यहाँ पे कस्टमर अपने सिग्नेचर कर देगा। हो सकता है वो अंगूठा भी लगाए। इस ईमेल ID देने का एक बेनिफिट ये है, पॉलिसी बॉन्ड की एक सॉफ्ट कॉपी ईमेल के द्वारा उसके इनबॉक्स में